गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में लखनऊ पैक्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए लखनऊ पैक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये कहा भी जाता है कि लखनऊ पैक्ट के रास्ते से ही मतलब टू नेशन थ्योरी, मतलब द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है वो जन्म लेता है। देखिए क्या है लखनऊ पैक्ट, आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए लखनऊ पैक्ट, ठीक है, जिसे हम लोग लखनऊ समझौता कहते हैं। क्लास को ऐसे रखेंगे जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो, ठीक है। लखनऊ पैक्ट होता कब है? 1916 में, यानी 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। देखिए लखनऊ पैक्ट को पढ़ने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा और पीछे चलते हैं, ठीक है। देखिए 1885 का वो टाइम था, 1885 का वो टाइम था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है स्थापना होती है। और 1885 से लेके 1905 तक, यानी कि 1885 से लेके 1905 तक क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में, यानी कि आईएनसी में जो उदारवादी लोग होते हैं, जिसे आप मॉडरेट्स कहते हैं, उनका बोलबाला रहता है, उनका प्रभुत्व ज्यादा रहता है, ठीक है ना। 1885 यानी 1885 से लेकर 1905 तक। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे क्या होते हैं, अब एक्सट्रीमिस्ट भी जो है वो आगे आने लगे हैं। और अब जो जिन्हें आप उग्रवादी कहते हैं, जिन्हें आप गरम दल कहते हैं, अब उनका भी धीरे धीरे वर्चस्व होने लगा है, ठीक। तो अब ये समय था 1905 का। देखिए लखनऊ पैक्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा पहले इसकी मतलब बैक की हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो 1905 का टाइम था जब बंगाल पार्टीशन जो है लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 वो दिन था जिस दिन बंगाल का विभाजन जो है वो लागू हो गया था, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल पार्टीशन जो है वो एक्टिव हो जाता है, तो पूरे देश में इसका विरोध जो है शुरू हो जाता है, मूवमेंट जो है शुरू हो जाता है, एक आंदोलन शुरू हो जाता है पूरे देश में। स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जिसे कहते हैं, वो पूरे देश में स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए अभी इसी में फिर क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 में वाराणसी में सेशन होता है। ईयरली सेशन जो होता है, जिसे आप वार्षिक अधिवेशन कहते हैं, 1905 में वाराणसी में ईयरली सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो गोखले जी होते हैं। कौन होते हैं? गोखले जी होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो होते हैं वो 1905 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब देखिए 1905 में जब गोखले जी वहां पर प्रेसिडेंट होते हैं आईएनसी के सेशन के 1905 में, जो कि वाराणसी में हुआ था, तो वहां पर क्या होता है, एक तरह का मतभेद खुलकर सामने आ जाता है। मतलब एक तरह का जो आप कह लीजिए कि आपस में जो टकराव है वो खुलकर सामने आता है। किसके बीच? एक्सट्रीमिस्ट और जो आपके मॉडरेट्स हैं उनके बीच का। मतलब नरम दल और गरम दल के बीच एक तरह का मतभेद खुल के सामने आ जाता है। ये पॉइंट क्या था कि डिस्कशन का जो ये मतभेद था, जो आपस में एक मतलब इस तरह से बन गई थी एक दूसरे में, ठीक है ना, बात नहीं बन पा रही थी, एक बहस हो गई थी, उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि पूरे देश में बंगाल विभाजन के विरोध में, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल के जो है विरोध में क्या हो रहा था कि मूवमेंट शुरू हो गया था। लेकिन अभी भी कांग्रेस ने क्या किया था कि कांग्रेस ने इसको मान्यता नहीं दी थी, मतलब इसको इस मूवमेंट को अप्रूव नहीं किया था। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका ये कहना था कि भाई इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है पूरे देश में, तो कांग्रेस को भी जो है बाइकॉट और स्वदेशी मूवमेंट को अप्रूव करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। और उनका ये भी कहना था कि क्योंकि भाई बंगाल भारत का अभिन्न अंग है, तो इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को पूरे देश में फैलाना चाहिए। लेकिन वहीं पर जो मॉडरेट्स थे, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, जो नेता लोग थे, उनका ये कहना था कि नहीं भाई, ये बंगाल की बात है, विभाजन बंगाल का हो रहा है, पार्टीशन बंगाल का हो रहा है, तो मूवमेंट सिर्फ बंगाल में ही चलेगा, पूरे देश में मूवमेंट नहीं चलेगा। तो इस बात को लेकर जो है नरम दल और गरम दल, मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, उदारवादी और उग्रवादी, दोनों में क्या हो जाती है, एक तरीके से बहस हो जाती है, एक तरह से मतभेद हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है एक तरीके से। और यही कॉन्ट्राडिक्शन जो है 1905 के जो सेशन होता है आईएनसी का, उसमें सामने आ जाता है। बाल गंगाधर तिलक जी और लाला लाजपत राय जो होते हैं, बहुत ज़्यादा आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कांग्रेस को इस बात के लिए, ठीक। अब देखिए
जब ये सेशन हो गया, इतनी सारी बातें हो गई, तो अब अगला सेशन जब होगा 1906 में, जब अगला सेशन होता है, अब देखिए कांग्रेस में भी क्या होता है, धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट का जो है वो बोलबाला बढ़ने लग जाता है, ठीक है ना। तो अब 1906 में जो आईएनसी का सेशन होता है, उसमें एक्सट्रीमिस्ट ये सोचते हैं कि भाई हमारे तरफ से कोई नेता बने, क्योंकि अभी तक तो जो कांग्रेस में बोलबाला है वो भाई मॉडरेट्स का है, उनके नेता जो होते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो बात उन्हीं की मानी जाती है, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट का यानी कि जो गरम दल के लोग थे, उनका ये सोचना था कि भाई हमारे तरफ से कोई नेता बने, और वो ये सब चाहते थे कि लाला लाजपत राय जी या फिर बाल गंगाधर तिलक जी, इन दोनों में से कोई एक जो है 1906 के आईएनसी के सेशन का यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बने। वहीं पर मॉडरेट्स क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये जो उग्रवादी हैं, ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनके तरफ से कोई भी नेता ना बने, नहीं तो ये लोग फिर अपनी बात मनवाएंगे। तो इस बात को लेके, इस चीज़ को लेके काफ़ी मतलब एक दूसरे में जो है खींचातानी मची हुई थी, ठीक है ना, एक्सट्रीमिस्ट के बीच और मॉडरेट्स के बीच, नरम दल और गरम दल के बीच ये खींचातानी मची हुई थी। अब देखिए होता क्या है कि एक तरफ जो है जो मॉडरेट्स हैं, ठीक है ना, वो क्या चाह रहे थे, मॉडरेट्स का कहना था कि भाई रास बिहारी घोष जी जो है वो आईएनसी के जो 1906 में होने वाला था उसके प्रेसिडेंट बनेंगे। इन्होंने इनको नामांकित कर दिया, यानी इनका नॉमिनेशन कर दिया। वहीं पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका कहना था नहीं भाई, एक्सट्रीमिस्ट ने किसका नाम दे दिया, एक्सट्रीमिस्ट ने जो है लाला जी का नाम दे दिया, लाला लाजपत राय जी का नाम दे दिया, ठीक है, कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, आपने अपनी तरफ से रास बिहारी घोष जी को जो है वो नामांकित किया है, हम जो है लाला जी को नामांकित कर देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए अब यहाँ पर फिर देखिए दोनों दलों में बहुत ज़्यादा जो है एक विरोध का स्वर उत्पन्न होने लग जाता है, ठीक। तभी क्या होता है, बीच में एंट्री होती है दादा भाई नौरोजी की। किसकी एंट्री होती है, दादा भाई नौरोजी की, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की, ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं, ठीक। जब इनकी एंट्री होती है तो इनको दोनों ही दल, नरम दल और गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, दोनों ही सर्वसम्मति से आईएनसी के सेशन का अध्यक्ष चुन लेते हैं, ठीक है। तो 1905 में जो है, जो कलकत्ता में ये सेशन हुआ था, ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी जी थे, ठीक है। अब देखिए, अब दादा भाई नौरोजी जो हैं वो प्रेसिडेंट तो बन गए, अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन अभी भी जो उग्रवादी लोग हैं, यानी कि जो गरम दल के लोग हैं, जिन्हें आप एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, उनका अभी भी ये मानना था कि भाई ठीक है, दादा भाई जो है वो बन गए हैं प्रेसिडेंट, हम इसमें खुश हैं, लेकिन हमारी जो डिमांड्स हैं वो जो है मतलब सबके सामने इस सेशन में रखी जाए। अब उनकी डिमांड क्या थी, उनकी डिमांड ये थी कि भाई आप एजुकेशन पर बात करिए, सरकार से आप एजुकेशन पर बात करिए, क्योंकि जो लिबरल थे, जो मॉडरेट्स थे, जिन्हें आप नरम दल के लोग कहते हैं, वो सरकार से जो है बहुत क्लोज हुआ करते थे। उनका ये कहना था कि भाई सरकार से हम साथ में, सरकार को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है ना। जो भी हम अपनी सरकार के सामने बात रखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखेंगे, संवैधानिक तरीके से बात रखेंगे और संवैधानिक तरीके से अपनी बात को मनवाएंगे। तो उनका कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था जो मॉडरेट्स थे उनके मन में। वहीं एक्सट्रीमिस्ट को इसी बात से चिढ़ होती थी कि भाई आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की इतनी तारीफ क्यों करते हैं, क्यों उनके पीछे इतना पड़े रहते हैं, ठीक है। हमारा देश है, हमें स्वराज चाहिए, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हम लड़ के लेंगे। एक्सट्रीमिस्ट का ये मानना था। अब देखिए, अब एक्सट्रीमिस्ट ने कहा भाई आप जो है बात करिए एजुकेशन पे, यानी इस सेशन में आप एक लक्ष्य निर्धारित करिए ना कि एजुकेशन क्या होगी। जो बायकॉट मूवमेंट चल रहा है, आप बायकॉट मूवमेंट को क्या करिए, एक तरीके से औपचारिक घोषणा करिए, इसका अनाउंसमेंट करिए कि बायकॉट मूवमेंट को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सपोर्ट कर रही है। आप जो है जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है उसको भी सपोर्ट करिए। और सबसे बड़ी बात, आप सेल्फ गवर्नमेंट जिससे बात हो रही है, यानी स्वराज की जो बात हो रही है, आप सीधा स्वराज यहाँ लिख लीजिए। आप स्वराज को क्या करिए, अपना सबसे मेन टारगेट बनाइए, सबसे मुख्य लक्ष्य बनाइए। इनकी 4 डिमांड थी एक्सट्रीमिस्ट की। कौन सी, एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी आपकी, बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करिए, पूरे भारत में फैलाया जाना चाहिए इसको, और स्वराज अपना मेन टारगेट आप डिसाइड करिए। तो एक्सट्रीमिस्ट की बात मानकर दादा भाई नौरोजी ने 1906 के आईएनसी के सेशन में क्या किया था, स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया था। इसीलिए सवाल भी बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, उसमें स्वराज को मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ठीक।
अब देखिए यहाँ पर देखिए अभी 1905 से एक तरीके से मनमुटाव शुरू हुआ है। 1906 में भी बहुत हद तक मनमुटाव बढ़ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं दादा भाई नौरोजी ने आके उसको संभाल लिया। अब साल आता है 1907 का, ठीक है, 1907 का साल आता है। अब क्या होता है, ये जो मनमुटाव है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स के बीच, नरम दल और गरम दल के बीच, ये बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है। उनके बीच की खाई जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही थी। और 1907 में क्या होता है कि भाई रास बिहारी घोष जी को प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। रास बिहारी घोष जी को प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, ठीक है। और ये सेशन कहाँ होता है, ये सेशन होता है सूरत में। पहले ये सेशन होने वाला था नागपुर में, लेकिन अब देखिए पॉलिटिक्स हमेशा से चलती आई है और उस समय भी कांग्रेस में पॉलिटिक्स चल रही थी। आज भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिक्स खेलती हैं, तो उस समय भी पॉलिटिक्स हुई। जो सेशन नागपुर में होने वाला था वो सेशन नागपुर में ना होकर कहाँ होने लगा, अब सूरत में होने लगा। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे यानी जो गरम दल के लोग थे वो चाहते थे कि भाई लाला लाजपत राय जी जो है इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, इस सेशन के प्रेसिडेंट बने। लेकिन फिर उसमें पॉलिटिक्स हुई, तो जब बहुत ज़्यादा तू मैं होने लगी, मनमुटाव बढ़ने लगे, तो लाला जी ने अपना नाम खुद ही से विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा चलो भाई मैं अपना नाम वापस लेता हूँ, रास बिहारी घोष जी को ही प्रेसिडेंट बन जाने तो कोई बात नहीं। अब रास बिहारी घोष जी प्रेसिडेंट बन गए। 1907 का सूरत अधिवेशन है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब 1907 का 1907 का सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष जी प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो अब वो जाहिर सी बात है मॉडरेटर्स हैं तो उनकी तरफ से ही बोलेंगे। तो होता क्या है कि बाल गंगाधर तिलक जी और लाला जी जो होते हैं वो अपनी बात रखने के लिए जाते हैं, स्टेज पर जाते हैं, और वहीं पर जो है दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना का मतलब कि अलग अलग किताबें अलग अलग चीज़ लिखती हैं, किसी ने कुर्सी उछाल दी, किसी ने कुछ जूता उछाल दिया, वगैरह वगैरह सारी बातें, मतलब कुछ कुछ किताबें कुछ बताती है, कुछ किताबें कुछ बताती हैं। तो ऐसी कुछ दुर्घटना हुई थी, और जब कुर्सियाँ उछालने वाली बात हुई, हाथापाई जैसी बात आ गई, तो वहीं से क्या हुआ कि जो मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट अलग अलग हो गए। मतलब नरम दल अलग हो गया, गरम दल अलग हो गया, उदारवादी अलग और उग्रवादी अलग हो गए, ठीक है ना। तो वही 1907 का सूरत स्प्लिट है, 1907 का सूरत जो विभाजन है वो यही है जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष जी कर रहे थे। और देखिए 1907 का जो सूरत स्प्लिट होता है, सूरत विभाजन होता है, वो तुरंत ही नहीं जाता, उसके पीछे देखिए कैसे भूमिका धीरे धीरे बन रही है, ठीक है। तब जाके 1907 में कहीं ये विभाजन, कहीं ये स्प्लिट होती है। तो ये था लखनऊ पैक्ट के पहले की कहानी। अब आते हैं लखनऊ पैक्ट पे। देखिए जब इतना समय बीत जाता है तो होता क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अब धीरे धीरे 1907 का ये टाइम था और ये टाइम खत्म हो जाता है। अब टाइम आ जाता है 1916 का, और 1916 का जब टाइम आता है तो बीच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें जो हमारे मॉडरेटर्स हैं और जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, दोनों को ये बात समझ में आ जाती है कि भाई अलग अलग रह के जो हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग रहने से जो हमारी जो ताकत है, हमारी जो शक्तियां हैं, वो क्या हो जाती है, बट जा रही हैं, और जिसके कारण जो राजनीतिक चेतना है हिंदुस्तान में उसका पूरा विकास नहीं हो पा रहा है। या आप ये कह लीजिए कि जो नेशनल मूवमेंट जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे नहीं चल पा रहा है। क्योंकि भाई एक बड़ा वर्ग, एक बड़े नेता एक तरफ है, दूसरे नेता एक तरफ है, जब दोनों एक साथ नहीं आएंगे, एक ही मंच पे नहीं आएंगे, तो भाई देश में कुछ लोग इनकी बातें सुन रहे हैं, कुछ लोग इनकी बातें सुन रहे हैं, तो लोग भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो इसीलिए 1960 यानी 1916 का वो समय आता है। देखिए 1916 का वो समय है, लखनऊ जगह है, और जो इसके प्रेसिडेंट है वो अंबिका चरण मजूमदार जी हैं। कौन है? अंबिका चरण मजूमदार जी हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखिए 1916 में लखनऊ में जो सेशन होता है, जो अधिवेशन होता है, उसके प्रेसिडेंट, उसके अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजूमदार जी हैं, ठीक है। इनका नाम भाई फेमस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये लखनऊ पैक्ट था, ठीक है। ये सेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस सेशन में देखिए क्या होता है, इस सेशन में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, ठीक है। दो क्या तीन महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। पहले देखिए, पहली महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि इसमें जो है एक तरीके से जो मॉडरेटर्स होते हैं, ठीक है, और जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, यानी कि आप कह लीजिए कि नरम दल और गरम दल, जिसे हिंदी में कहते हैं, नरम दल और गरम दल जो हैं वो एक साथ हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? एक साथ हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक। दूसरी घटना क्या होती है लखनऊ पैक्ट में?
या लखनऊ सेशन में दूसरी जो मेन घटना होती है वो होती है मुस्लिम लीग से समझौता। मुस्लिम लीग से समझौता मतलब पैक्ट एक होता है मुस्लिम लीग एंड आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हो जाता है, एक ठीक है ना, एक सुलह हो जाती है, ठीक है ना। तीसरा और सबसे बड़ा काम होता है टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र का सिद्धांत जिसे आप लोग कहते हैं, द्विराष्ट्र का सिद्धांत, इसका बीज बो दिया जाता है। टू नेशन थ्योरी यानी द्विराष्ट्र के सिद्धांत का बीज बो दिया जाता है लखनऊ सेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे। वन बाय वन तीनों को देखिए समझते हैं। पहली चीज क्या है देखिए, नरम दल और गरम दल, मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में एक पैक्ट हो जाता है, एक सुलह हो जाती है, दोनों एक साथ आ जाते हैं। अब बहुत लंबा समय देखिए बीत जाता है, ठीक है। तो जो पुरानी जितने भी टॉपिक रहते हैं, यानी पुरानी जितनी भी जो घटनाएं हुई रहती हैं 1907 में, वो सब जो होती हैं अब मतलब मीनिंगलेस हो जाती है, उसके कोई मतलब नहीं रह जाते हैं, क्योंकि भाई 9 साल तक लगातार अलग अलग रह के दोनों ही लोगों ने ये देख लिया था कि कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अलग अलग हैं, तो देश के लोग भी अलग अलग विचारधाराओं में बट गए हैं। तो ये चीज़ वो समझ गए थे। तो सबसे पहली चीज़ दोनों में क्या निकल के आई कि भाई जो पुराने जितने भी झगड़े वगैरह थे वो सब मीनिंगलेस हो गए, अर्थहीन हो गए, कोई मतलब उसका नहीं निकला, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि अब देखिए, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था होम रूल मूवमेंट के बारे में, तो बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट जी, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, बहुत कोशिश करी थी कि गरम दल और नरम दल, मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट क्या हो, एक दूसरे के पास आ जाए, एक दूसरे से एक हो जाएं, एक दूसरे को समझें और एक साथ मिलकर काम करें। इन दोनों की भूमिका भी बहुत सराहनीय थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी की। बाल गंगाधर तिलक जी ने तो ये तक कह दिया था कि भाई मैं हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। सोचिए, इतने बड़े मतलब क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है ना, उन्होंने ये बोल दिया कि भाई मैं हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चाहिए, प्रशासनिक सुधार चाहिए, मैं प्रशासनिक सुधार के पक्ष में हूँ, हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ। अब जब इतने बड़े नेता ने इस तरह का स्टेटमेंट दे दिया, तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल के लोग थे, वो भी बाल गंगाधर तिलक जी की बात से सहमत हो गए कि हाँ भाई, बाल गंगाधर तिलक जी कह रहे हैं, लोकमान्य तिलक जी कह रहे हैं, तो बात सही है, ठीक है। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों की काफ़ी उपयोगिता थी। इसके साथ साथ देखिए होता क्या है कि जो सबसे बड़े लीडर थे, मॉडरेटर्स में जो सबसे बड़े लीडर थे, बहुत प्रभावशाली नेता जो थे, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, दोनों की डेथ हो चुकी थी, ठीक है ना, 1916 के पहले पहले ही। तो अब ये दोनों बहुत कट्टर समर्थक थे उदारवादियों के, मॉडरेटर्स के। इनका कहना था बिल्कुल हमें मतलब कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट चाहिए ही नहीं, उनको दूर रखो। लेकिन इन दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, तो बहुत बड़े नेता भी थे चुकी है। तो जब ये दोनों ही नहीं रहे, तो अब इस तरीके से पूरी तरीके से विरोध करने वाला भी मॉडरेटर्स की तरफ से कोई बचा नहीं, यानी तो उदारवादियों की तरफ से किसी ने ज़्यादा विरोध किया नहीं, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से दोनों ही पक्षों को समझ में आने लगा था कि अब हमें एक होने की ज़रूरत है, और इसीलिए नरम दल और गरम दल यानी मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट क्या हो जाए, एक साथ आ गए। अब वो एक साथ मिलकर आंदोलन चलाएंगे, मूवमेंट चलाएंगे, देश के लिए काम करेंगे। दूसरा हम लोगों ने अभी देखा था कि मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच जो है एक समझौता हो जाता है। मुस्लिम लीग एंड आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच भी एक समझौता हो जाता है लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ सेशन में। देखिए, जब से मुस्लिम लीग की फाउंडेशन होती है, यानी 1906 से लेकर अभी तक के टाइम पे, स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग को ये लगता था कि शायद जो अंग्रेज हैं वो मुस्लिमों का समर्थन करते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, क्योंकि 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था। तो अब बंगाल पार्टीशन में क्या था कि भाई ईस्ट तरफ जो है मेजॉरिटी में मुस्लिम है और ईस्ट तरफ मेजॉरिटी में, सॉरी वेस्ट तरफ मेजॉरिटी में हिंदू हैं, तो भाई इसी हिसाब से बांट दो बंगाल को, ठीक है। तो अंग्रेजों मुसलमानों को लगा, मुस्लिम लीग को लगा, क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है, उनको लगा कि भाई अंग्रेज हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमेशा अंग्रेजों की तरफ से बात करते थे।
वो किसी भी तरह जल्दी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका ये भ्रम टूट गया। ठीक है, 1905 का जो बंगाल पार्टीशन था वो 1911 में रद्द हो गया। ठीक है, अब इससे मुस्लिम लीग को झटका लगा। दूसरी चीज थी, देखिए 1912 का वो टाइम था 1912, 1913, 1912, 1913 का टाइम था बाल्कन वॉर का। बाल्कन वॉर में भी क्या हुआ कि तुर्की का साथ अंग्रेजों ने नहीं दिया, यानी अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर्स ने तुर्की का साथ नहीं दिया, जिससे तुर्की लड़ाई में हार गया। ठीक है, और उस समय क्या हुआ करता था कि तुर्की के जो खलीफा हुआ करते थे वो पूरे मुस्लिम जगत के खलीफा कहे जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय मुसलमान थे उनके अंदर एक रोष व्याप्त था कि ब्रिटिशर जो है वो मतलब बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रहे हमारे खलीफा को। तो एक ये भी रीज़न बना मुस्लिम लीग का जो भ्रम टूटा अंग्रेजों से। ठीक है, आगे बात चली। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब अंग्रेज ज़बरदस्ती भर्ती कर रहे थे हिंदुस्तानियों को अपनी फौज में, तो उसी समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, अबुल कलाम आज़ाद जी, इनका एक न्यूज़पेपर था अल हिलाल। इनका न्यूज़पेपर क्या था? अल हिलाल। ठीक है, और मोहम्मद अली जी, मोहम्मद अली का न्यूज़पेपर था कॉमरेड। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जिनका न्यूज़पेपर अल हिलाल था और मोहम्मद अली जिनका न्यूज़पेपर कॉमरेड था, इन दोनों ने जो है अपने अपने पेपर्स में अंग्रेज़ों के बारे में यानी उनकी आलोचना की, उनके बारे में लिखा। तो अंग्रेज़ों ने इन दोनों के पेपर को जब्त कर लिया, दोनों के प्रिंटिंग प्रेस को ही जब्त कर लिया और इन दोनों को नज़रबंद कर दिया। अब इतने बड़े नेता हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी और मोहम्मद अली जी, तो जितने भी मुस्लिम नवयुवक थे वो सब गुस्सा हो गए और मुस्लिम लीग भी गुस्सा हो गई। तो ये सब धीरे धीरे छोटे छोटे फैक्टर बनते चले गए और 1912 में सबसे बड़ी बात ये हुई कि 1912 में ही जो मुस्लिम लीग का एक सेशन होता है कलकत्ता में, यानी कलकत्ता में एक सेशन होता है और उस सेशन में ये कहा जाता है कि भाई मुस्लिम लीग उस इंडियन पार्टी को सपोर्ट करेगी जो मुसलमानों के हितों के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया। तो धीरे धीरे मतलब बहुत सारे फैक्टर्स आप देखिए वो रिस्पॉन्सिबल हुए, वो फैक्टर जो है वो ऐसे कारण बने जिसकी वजह से मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी दोनों आपस में करीब आ गए। आईएनसी और मुस्लिम लीग क्या हुआ, आपस में करीब आ गए और उनके बीच एक पैक्ट हो गया। ठीक है, एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ उस चीज़ को जरा देख लेते हैं इनके बीच। देखिए जो पॉइंट निकल कर सामने आए वो पॉइंट निकल कर सामने क्या है। ठीक है, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात को मान लिया कि भाई ठीक है आप सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो जहां पर सेल्फ गवर्नमेंट यानी उत्तरदायी सरकार जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात को जो है वो मुस्लिम लीग ने क्या कर लिया, एडमिट कर लिया, बोले ठीक है हम सहमत हैं। अब कांग्रेस ने बदले में क्या किया, कांग्रेस ने कहा कि ठीक है अगर आप सहमत है तो कोई बात नहीं। 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म यानी मार्ले मिंटो सुधार आपको पढ़ाया गया है, तो उसमें हमने बताया था सेपरेट इलेक्ट्रोड के बारे में, यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली जिसे कहते हैं। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड यानी कि पृथक निर्वाचक प्रणाली को कांग्रेस ने मंजूरी दे दी कि भाई ठीक है मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली हो जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसी तरह से और भी कई सारे पॉइंट्स निकल के आए कि जितने भी प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जिसे आप प्रांतीय व्यवस्थापिका कहते हैं, उसमें जो है मुस्लिम लीग को कुछ परसेंट जो है सीटें फिक्स की जाएंगी। जैसे पंजाब में जो मुस्लिम लीग के लिए 50 सीटें फिक्स कर दी गई, बिहार में 25 सीटें फिक्स कर दी गई, मद्रास में 15 सीटें, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में 40 सीटें फिक्स कर दी गई। इस तरीके से जो प्रोविंसेस असेंबलीज हैं यानी प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं हैं वहां पर मुस्लिम लीग के लिए कुछ सीटें फिक्स कर दी गई। इसके साथ साथ जो सेंट्रल जो असेंबली है, ठीक है ना, केंद्रीय व्यवस्थापिका है, वहां पर मुस्लिम लीग के लिए जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उसमें से 1/3 यानी 1/3 आरक्षित कर दी गई कि 1/3 मुस्लिम लीग की सीटें होंगी। ठीक है, ये साथ में ये भी कहा गया कि अगर मान के चलिए कि कोई मीटिंग हो रही, कोई सभा हो रही है और उसमें कोई बिल लाया जाता है, कोई प्रस्ताव लाया जाता है और वो प्रस्ताव किसी भी पक्ष को स्वीकार नहीं है, तो वो प्रस्ताव को निषेध कर दिया जाएगा, उस प्रस्ताव को मना कर दिया जाएगा, बशर्ते 3/4 यानी 3/4 मतलब 3/4 लोग जो हैं सभा मौजूद हों उस पर वोटिंग कर दें।
ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स थे मुस्लिम लीग और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ, वो ये सब पॉइंट्स निकल कर सामने आए। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये बात, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात को मान लिया, और यही वो पॉइंट है, यही वो सेंटेंस है जिसकी वजह से टू नेशन थ्योरी यानी द्विराष्ट्र के सिद्धांत का बीज पड़ गया। ठीक है, कहीं ना कहीं इस बात को मानना। सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब समझते हैं क्या होता है? सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कि एक एरिया है, इस एरिया में मान के चलिए कि 2000 लोग रहते हैं, जिसमें से 2000 में से 1800 लोग या मान के चलिए 1500 लोग हिंदू हैं, ठीक है, और 500 लोग क्या हैं? मुस्लिम हैं। ठीक, अब सेपरेट इलेक्ट्रोड यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली में क्या था कि इस एरिया में जहां पर 500 मुस्लिम है, 1500 हिंदू हैं, मेजॉरिटी हिंदू की है, तो यहां पर क्या करना है आप, यहां पर क्या होगा कि यहां पे जो चुनाव लड़ेगा वो हिंदू ही लड़ेगा, मुस्लिम नहीं लड़ सकते हैं। और जो चुनाव में वोट करेंगे वो भी हिंदू करेंगे, मतलब मुस्लिम चुनाव भी नहीं लड़ सकते और वोटिंग भी नहीं दे पाएंगे। इसका अपोजिट भी कर लीजिए, अगर मुस्लिम ज्यादा है तो मुस्लिम कम्युनिटी वाले ही चुनाव लड़ेंगे और मुस्लिम कम्युनिटी वाले ही वोट देंगे। जब इस तरह के सेपरेट इलेक्ट्रोड जो व्यवस्था थी, इसको कांग्रेस ने एडमिट कर लिया, मान लिया, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बीज तो पड़ गया ना टू नेशन थ्योरी का, द्विराष्ट्र के सिद्धांत का। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो लखनऊ पैक्ट आपने देखा, ठीक है, लखनऊ पैक्ट में क्या क्या हुआ था, कैसे नरम दल गरम दल मतलब मॉडरेटर एक्सट्रीमिस्ट के बीच समझौता होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होता है, उसके पहले की क्या कहानी थी वो सब आपने देखी। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी ही। थैंक यू।